तो आइए बच्चों, हम लोग प्रारंभ करते हैं प्रमेय 1.2। क्या है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करती है तो यह a को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। यही है हमारा प्रमेय 1.2। और शर्त यह है कि a क्या हो a एक धनात्मक पूर्णांक है। आगे है, इसी चीज़ को हम फ्लो चार्ट में देखते हैं। यदि p एक अभाज्य संख्या है और a स्क्वायर को विभाजित करती है, ठीक है, मान लिया कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तब क्या होगा? तब p जो होगा a को भी विभाजित करेगा, ठीक है, क्योंकि p a के गुणनखंडों में से ही एक होगा। इसीलिए आइए हम उसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसा कि मान लेते हैं कि a बराबर 6 दिया है, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। मान लीजिए कि p का मान 3 है, तो अगर 3 36 को पूर्णतः विभाजित करती है तो 3 6 को भी पूर्णतः विभाजित करेगी, ठीक है, 3 6 को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। इसे हम आखिर ऐसा होता क्यों है, इसे हम देखते हैं कि हर संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। मतलब प्रत्येक संख्या है, जो कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर में प्रत्येक गुणनखंड, a स्क्वायर का प्रत्येक गुणनखंड 2 बार आता है। जैसे कि 6, हम जो पिछला उदाहरण है, 6 को 2 गुने 3 लिखेंगे तो 6 स्क्वायर क्या होगा कि 6 में 2 भी 2 बार आएगा और 3 भी 2 बार आएगा। यदि कोई अभाज्य संख्या, ठीक है, कोई अभाज्य संख्या a स्क्वायर में है तो उसका एक भाग a में भी जरूर होगा, अलग से तो होगा नहीं। इसीलिए जब a स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करेगा तो वह a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। अन्य उदाहरण देख लेते हैं, आप इसे खुद सॉल्व करेंगे और खुद पता करेंगे। मान लेते हैं कि जैसे a बराबर 20 है, a स्क्वायर होगा 400, और q ले, q के जगह पर p ले, p का मान हम क्या रखें? कुछ भी अपना रखें और देखें कि 400 को वह विभाजित करती है कि नहीं करती है। जब 400 को पूर्णतः विभाजित करेगी तो देखिए कि वह 20 को पूर्णतः विभाजित कर रही है या नहीं कर रही है। वो निश्चित ही करेगी। अब ऐसा करें कि p का मान आप 4 ले लें, ठीक है, 4 मान ले और फिर देखें कि पूर्णतः विभाजित करेगी या नहीं करेगी। अब इसके सत्यापन की तरफ हम जाते हैं कि आखिर इसका सत्यापन कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि a के अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित है। मान लेते हैं कि लिखते हैं ना कि अब जैसे कि a बराबर दिया है p1 गुने p2 गुने p3, इस तरह से सोन करते करते गुना करते करते जहाँ तक भी हो pn तक है, तो p1 p2 ये सब क्या है? ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो उसका ये गुणनफल है, ठीक है। तो अगर हम वर्ग करेंगे इसका a स्क्वायर हम करेंगे तो क्या होगा? अलग से तो कोई संख्या आएगी नहीं। p1 p2 p3 या pn जो भी है, इन सभी संख्याओं के गुणनफल होगा। अब क्या दिया है कि p1 जो है, माफ़ कीजिए, p a स्क्वायर को विभाजित करती है, p a स्क्वायर को विभाजित करती है a स्क्वायर को। अतः p a स्क्वायर का एक क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड होगा। कहीं ना कहीं आप क्या देखेंगे कि p1 p2 p3 और जो भी संख्या आपको दिखाई दे रही है, उसी बीच में से कोई ना कोई एक जो होगा वो p के रूप में होगा, ठीक है। विभाजित होने का तो यही मतलब होता है, ठीक है।
तो क्या होगा कि और ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल किस रूप में है, अलग से कोई संख्या नहीं है। आप ए का गुणनखंड देखें और ए स्क्वायर का देखें, वो अलग नहीं है, P1 P2 और इसी रूप का है, P3 इसी रूप का है। तो P को P1 P2 या Pn के बीच जो भी है उसमें से एक ही होगा। तो क्या होगा कि P A को भी विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि A जो है वो P1 P2 P3 इसी गुणनफल में से एक है। तो इस प्रकार से यह साबित हो गया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और सिद्ध करते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा करें, यह कंट्राडिक्शन पर आधारित है, विरोधाभास पर आधारित है। तो इसका हल करने के लिए पहले हम क्या मानते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। साबित चूंकि हमको करना है अपरिमेय संख्या है, हमने मान लिया कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, जहाँ पर P और Q पूर्णांक होता है, वो भी हम देख लेंगे। तो वही लिखा है हमने कि √2 बराबर A/B मान लिया। A और B क्या है, पूर्णांक है और हर जो है 0 के बराबर नहीं है। तथा एक बात यह भी हमने मान लिया कि A B क्या है, सह अभाज्य है, यानी कि पूरा काट छांट के A और B में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा। जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है उसे सहअभाज्य कहते हैं। तो उस परिभाषा के आधार पर हमने ऐसा मान लिया। अब तिरछा तिरछी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा कि A बराबर B गुने √2 होगा। अब इसका वर्ग करें तो A का वर्ग क्या होगा, A स्क्वायर होगा, ठीक है। और B का वर्ग करेंगे तो B स्क्वायर, और √2 का वर्ग करेंगे तो 2। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2 जो है वो A स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। कितना मर्तबे माने भागफल कितना होगा, तो B स्क्वायर भागफल होगा। तो यह पूर्णतः विभाजित कर रही है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि प्रमेय 1.2 से जो अभी हमने देखा है उससे क्या होता है कि जब 2A स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करती है तो 2A को भी पूर्णतः विभाजित करेगी, ठीक है। और जब विभाजित करेगी तो किसी न किसी भागफल से ही विभाजित होगी। तो हमने C उसे मान लिया कि 2 गुने C बराबर A। इस तरह से A जो है 2 से C मर्तबा विभाजित होता है। अब आगे देखिए, अब क्या करते हैं, इसका हम पुनः वर्ग करते हैं, ठीक है, पुनः वर्ग करते हैं। तो वर्ग करने पर क्या होगा, A का वर्ग A स्क्वायर और C स्क्वायर गुने 4। अब इसी मान को आप उपरोक्त समीकरण जो आपको दिखाई दे रहा है कि A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर गुने 2 है दिया गया, उसमें आप पुट कर दें। जब उसमें आप रखिएगा तो क्या होगा, जो कि दिया गया है, तो क्या होगा कि A स्क्वायर के जगह पर आप C स्क्वायर गुने 4 रख दीजिएगा और बाकी दाहिना पक्ष तो वही है B स्क्वायर गुने 2। और काट छाट के देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि B स्क्वायर बराबर 2 गुने C स्क्वायर हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 जो है B स्क्वायर को विभाजित कर रहा है पूर्ण रूप से। भागफल कितना है, तो C स्क्वायर भागफल है। तो इस भागफल के आधार पर पूरा कट रहा है। तो जब 2B स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करेगा, तो अभी प्रमेय हमने क्या देखा कि अगर कोई संख्या का वर्ग अगर विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस प्रकार से 2 को भी पूर्णतः विभाजित करती है। हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा कि हमने पहले क्या माना था कि हमने पहले माना था कि सह अभाज्य संख्या A और B सह अभाज्य संख्या हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि 2 जो है A को भी विभाजित कर रही है और B को भी विभाजित कर रही है, अर्थात 2 A और B दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यह ऐसा क्यों आया, यह मेरी मान्यता के विरुद्ध है। ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की है, ठीक है। ये त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या है, हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है। इस कारण से यह जो है हमें विरोधाभास यहाँ पर आया। हमने क्या माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः यह कथन एकदम गलत होगा। तो सही क्या होगा, सही यह होगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यह बात साबित हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ आपको जो पिछला थ्योरम हम साबित किए हैं, जहाँ जहाँ आप दिखाई दे रहा है कि 2, वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ 3 रख देंगे और कुछ नहीं अंतर होगा। जैसा आप देखिए कि जहाँ जहाँ अब सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या, माना कि √3 एक परिमेय संख्या, पहले मान लिया √3 बराबर A/B और
तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए बराबर बी गुने √3, वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर गुने 3। हम देखते क्या है, यह इस प्रकार से विभाजित, मतलब कोई अंतर नहीं है दोनों में, जरा सा भी अंतर नहीं है। बस जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ आप 3 कर देंगे, आपके प्रश्न जो है बन जाएंगे। और जहाँ 3 का स्क्वायर है तो वहाँ 9 करेंगे, वहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 था, तो इतना हम लोग ध्यान रखेंगे। अब 5 का भी साबित करना हो तो आप इसी प्रकार से आप साबित कर सकते हैं, √5, √7, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे साबित कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। उदाहरण है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे ही सेम टू सेम विरोधाभास पर आधारित प्रश्न को इसे मानते हैं, पहले मान ही लेते हैं कि वह एक परिमेय संख्या है। जैसे कि सवाल में है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या माना, अर्थात क्या होगा कि उसे P/Q के रूप में लिख दिए। ए बी क्या होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है। और b डज नॉट इक्वल टू 0, और ए बी और को हम क्या किए, अभाज्य संख्या भी माना है इस प्रकार से। अब क्या है कि आप जो है समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 को उधर लेके जाएंगे तो 5 माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार से √3 बराबर क्या होगा, 5 - a/b। तो इन चीज़ों को देखें, तो हम क्या देख रहे हैं, बायां पक्ष में आप देखें और दाहिना पक्ष में देखें। दाहिना पक्ष की तरफ हम क्या देख रहे हैं कि √3, दाहिना तरफ, माफ़ कीजिए यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर बाईं तरफ होना चाहिए। बाईं तरफ क्या है, एक जो है √3 अपरिमेय संख्या है, जबकि दाहिने तरफ हम क्या देख रहे हैं कि 5 - a/2 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 5, इसका रीजन क्या है कि 5 a b ये सभी क्या है, पूर्णांक है, मतलब ये परिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्या को किसी भी प्रकार की संक्रिया हम करें, जोड़ करें, घटाव करें, गुना करें, भाग करें, जो भी संक्रिया करें, उसका मान जो है परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो एक तरफ अपरिमेय संख्या और दूसरे तरफ परिमेय संख्या, ये तो कंट्राडिक्टरी हो गया, ये विरोधाभास हो गया। अतः हम लोगों का जो मानना था कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या, वो गलत होगा, मेरी मान्यता गलत होगी। तो आखिर क्या सही होगा, सही यही होगा कि 5 - √3 कौन सी संख्या होगी, तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से इस तरह के संख्या, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि उदाहरण 7 है, और संभवतः आज का यह अंतिम प्रश्न है। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से बनाएंगे, पहले मान लेंगे, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, पहले मान ही लेते हैं, माना कि 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में या a/b के रूप में, जो भी आपको सुविधा लगे वो ऐसा कर सकते हैं। a/b, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, और a b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। हालांकि यहाँ सह अभाज्य से उतना मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये लिखने पड़ेंगे। तो अब क्या करें, √2 को इधर रहने दें, इधर 3 से गुना है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब क्या देखते हैं कि जो बाईं तरफ है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि वह अपरिमेय संख्या है, और दाहिना तरफ देख रहे हैं a, 3, b, ये सभी क्या है, इस सब का जो भी सभी पूर्णांक है, सभी परिमेय संख्या है, और इसकी किसी भी प्रकार के संक्रिया करें तो उसका मान परिमेय ही होगा, ठीक है। आपको पता ही होगा कि पूर्णांक क्या है, वह भी एक परिमेय संख्या ही होती है। तो a, 3b से जो भी हम संक्रिया करें वह सभी क्या होगी, सभी परिमेय संख्या ही होगी। अतः यह कथन क्या होगा, गलत होगा कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो सत्य क्या होगा, अतः 3√2 एक कौन सी संख्या होगी, तो परिमेय संख्या होगी।